हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने बात की है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच आर प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि जिनका मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिस तरह से हमारे डिफरेंट क्लब्स, डिफरेंट चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर हॉस्पिटल, स्कूल्स, इस तरह के जो एनजीओ होते हैं, जो वर्किंग होते हैं, तो इनका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं होता है। और इनके अकाउंट्स तो बनाए जाते हैं, लेकिन इनके अकाउंट्स में प्रॉफिट नाम का वर्ड बिल्कुल नहीं आता है। यानी कि आप अगर इनके अकाउंट्स बना भी रहे हैं तो उसमें आप प्रॉफिट्स की जगह सरप्लस, शॉर्टेज, इस तरह की डेफिशिएंसी, इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बनाने से पहले हम कुछ टर्म्स पे ज़रूर डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए इस चैप्टर में न्यू रहेंगी। उन टर्म्स पे मैं डिस्कशन करके ही चैप्टर की ओर बढ़ूंगी कि आपने उस अकाउंट्स में किस तरह से अपना जो ट्रीटमेंट है डिफरेंट आइटम्स का दिखाना है। पहले समझते हैं उन आइटम्स को, उन टर्म्स को। देखिए, जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि आपका मोस्ट फेवरेट चैप्टर, या फिर कहूँ कि जिससे आपको डर लगता है लेकिन अब नहीं लगेगा, मोस्ट फेवरेट चैप्टर, डेट इज एनपीयू। एनपीयू की बात करते हैं, इसमें आपको 2-3 तरह के अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। एक तो है आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और साथ ही एक बैलेंस शीट नाम की स्टेटमेंट जो आपकी कब से आप लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ती है, चली आ रही है। ठीक है, बैलेंस शीट भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इन 3 अकाउंट्स पे जनरली हम बात करने वाले हैं। और इस तरह के अकाउंट्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग प्लस 1 में बना चुके हैं, जी हाँ, चौंकिएगा मत, आप ये प्लस 1 में बना चुके हैं, बस नेम्स थोड़े से चेंज थे लेकिन ट्रीटमेंट कुछ इसी तरह से थे। तो हम उसके बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से ये अकाउंट्स उन अकाउंट से मिलते हैं जो आपने कभी प्लस 1 में बनाए थे। देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जब मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको याद हो, आपने प्लस 1 में कैश बुक बनानी सीखी थी। इफ यू रिमेम्बर, कैश बुक बनानी सीखी थी। और कैश बुक में आप क्या करते थे, जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती थी वो सारी कैश बुक में आती थी। तो यहाँ भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी सभी आएंगी। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स तो आ जाएंगी, लेकिन वो कैपिटल रिसीट है या फिर रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इन दोनों का ही इन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि आपकी कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट दोनों की दोनों आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होंगी। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटिस, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे। सेकेंड पॉइंट टू बी नोटेड, आपका कैश बुक, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन ही आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आती है। आपकी बाकी ट्रांजेक्शन जो कैश में नहीं है, यानी कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, वो आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएंगी। पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हम बात करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपने कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दौरान, कुछ वैसा ही होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जी हाँ, दिस इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है सिंपल सा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हम यही करते हैं, सभी एक्सपेंसेस को या फिर लॉसेस को डेबिट कर देते हैं और सभी इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट कर देते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज इट इज बनेगा, ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। जब हम बनाएंगे तब भी सीखेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको टर्म्स का ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपका थोड़ा सा बेस बन जाए कि ये चैप्टर में है क्या। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की हमने बात की है, लेकिन ये याद रखना कि ये करंट ईयर, यानी कि जो आपका पर्टिकुलर ईयर है उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर यानी कि उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करेगा। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, किसी तरह के भी अगर ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं, अगर वो इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेट नहीं करते हैं, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनका नील इम्पैक्ट करते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस का, वैसे ही यहाँ पर भी होगा।
तो जब हम करेंगे तब हम करना भी सीखेंगे उस चीज को। और इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं, इट डजेंट मैटर किस ईयर से रिलेटेड है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर ईयर में वो रिसीव हुआ है या इस पर्टिकुलर ईयर में आपने पेमेंट किया, देन यू हैव टू गो टू द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर दैट। ओके, क्लियर। उसके बाद है बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में एक तो हमारे कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर आएंगे जैसे हम पहले करते थे। इसके साथ साथ अगर कोई पर्टिकुलर फंड, स्पेसिफिक फंड दिया हुआ है, स्पेसिफिक फंड यानी कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई भी फंड दिया गया है क्वेश्चन में कि ये पर्टिकुलर फंड है या ये पर्टिकुलर डोनेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, यानी कि मान लो किसी ने बिल्डिंग बनाने के लिए कोई फंड दिया है, किसी ने साइकिल स्टैंड बनाने के लिए कोई फंड किया है स्कूल में, तो अगर वो फंड यानी कि वो डोनेशन पर्टिकुलर पर्पस से रिलेट कर दी जाती है तो वो स्पेसिफिक पर्पस से रिलेट की गई चीजें भी बैलेंस शीट में आती हैं। देखिए अब एक बार जल्दी से समझ लीजिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपकी कैश ट्रांजेक्शन आएंगी, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरह की आइटम्स आएंगी। लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये दोनों अपने आप में एक तरह से आइटम्स डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो लेता है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स लेता है, यानी कि जो रेकरिंग नेचर में होती है, ये सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स लेते हैं। लेकिन जो ये बैलेंस शीट है ये सिर्फ कैपिटल आइटम्स लेती है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल रिसीट्स या फिर होंगे ये स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड, तो ये आ जाएंगे बैलेंस शीट में। आई थिंक इट विल बी क्लियर नाउ। उसके बाद हम चलते हैं डिफरेंट टर्म्स की ओर जो हम एनपीओ में पढ़ने वाले हैं। देखिए डिफरेंट टर्म्स की मैं जो बात कर रही हूं यहाँ पे आपके लिए वो वर्ड्स न्यू हो सकते हैं बिकॉज आपने अभी तक वो वर्ड्स नहीं सुने, लेकिन दोज वर्ड्स आर रियली रियली वेरी इजी। टर्म्स को समझना बहुत इजी है, घबराइएगा मत। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आती है सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट टर्म यहाँ पे है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है, देखिए नाम आपने सब्सक्राइब वर्ड सुना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना किसी भी चीज की, किसी भी ऑफर की सब्सक्रिप्शन लेना, ठीक है। आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट मैसेजेस आते रहते होंगे मोबाइल फोन्स पे आजकल डिफरेंट कंपनीज के कि हमारे इस चीज का सब्सक्रिप्शन ले लो, इस चीज का ले लो। लोग ये अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स इस तरह के सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो उसी तरह से एक सब्सक्रिप्शन किसी भी क्लब का या फिर किसी भी एनजीओ का मेंबर बनने के लिए दिया जा सकता है। तो जब मेंबर बनने के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन फी पे की गई होगी, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेना यानी कि कोई चार्ज तो होगा जो पे किया होगा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो सब्सक्रिप्शन फी बोल देते हैं हम उसको। तो वो जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो जनरली क्या होता है कि मंथली होती है या क्वार्टरली होती है या फिर एनुअली होती है। अब जब सब्सक्रिप्शन फीस की हम बात कर रहे हैं मंथली, क्वार्टरली या एनुअली, यानी कि ये हो गई हमारी रेकरिंग नेचर की। रेकरिंग नेचर यानी कि आपको बार बार वो मिलेगी, ठीक है। जो चीजें हमारी रेकरिंग नेचर की होती हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेकरिंग नेचर यानी कि बार बार होने वाली जो एक्सपेंडिचर्स हैं आपके या फिर बार बार होने वाली हमारी जो इनकम्स हैं वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होती है। कहाँ जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो आपके पास सब्सक्रिप्शन है वो आपको रिसीव होगा क्योंकि आपकी इनकम है, तो ये हमारा इनकम साइड चला जाएगा। ओके, ये क्लियर? एक तो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो जाएगा ही, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट शो हो जाएगी, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो हो जाएगा ये सब्सक्रिप्शन फीस। होप सो आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। जब मैं लाइफ मेंबरशिप फीस की बात कर रही हूं तो लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी क्या हो गई? नेम से क्लियर है, देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस यानी कि लाइफ में एक बार होगी, ज्यादा से ज्यादा लाइफ टाइम की मेंबरशिप ले ली। तो जब एक बार कोई भी चीज हो रही है यानी कि वो रेकरिंग नेचर में तो नहीं होगी बिल्कुल, मतलब बार बार नहीं होने वाली है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? ये बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि ये वन टाइम इन द लाइफ है, और वन टाइम इन द लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं तो वो हमारी आइटम कहाँ शो हो जाएगी? बैलेंस शीट में।
ठीक है। और लाइफ मेंबरशिप फीस जो है हमारी बैलेंस शीट में किस ओर जानी चाहिए, डेट विल गो टू द लायबिलिटी साइड। कुछ भी आप रिसीव कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी साइड पे शो हो जाएगी, क्योंकि ये नॉन रेकरिंग नेचर का है और आपका कैपिटल फंड, यानी कि जो आपके पास बैलेंस शीट में कैपिटल फंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने वर्ड को यूज किया, कैपिटल फंड को, कैपिटल को यूज नहीं किया है। कैपिटल हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होती थी, एनपीओस में हम बात करेंगे कैपिटल फंड की। और आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस कहां पर जाकर ऐड होगी, कैपिटल फंड में। आई होप क्लियर होगा आपको ये पॉइंट। अगर किसी को किसी भी पॉइंट में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं या एंडोमेंट फंड की। एंडोमेंट फंड की जब मैं बात कर रही हूँ, नेम से ही बच्चे डर जाते हैं कि एंडोमेंट फंड क्या आ गया। ठीक है, एंडोमेंट फंड देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी ने भी आपको कुछ भी ऐसी चीज दी है जो आपको गिफ्ट की है एक तरह से, ठीक है, कोई भी गिफ्ट, उसके थ्रू आपका कोई भी फंड अगर क्रिएट होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर किसी भी गिफ्ट के द्वारा आपका कोई भी फंड क्रिएट होता है तो हम उसको एंडोमेंट फंड का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, एंडोमेंट फंड का नाम। अब जब मैं एंडोमेंट फंड की बात कर रही हूँ, गिफ्ट है, ठीक है, और गिफ्ट है वो एक तो हो गया ये गिफ्ट, और दूसरा ये गिफ्ट होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दिया था, अगर कुछ भी स्पेसिफिक पर्पस से रिलेट कर दिया जाए, दैट विल एंटर इन बैलेंस शीट। तो हमारा जो एंडोमेंट फंड है वो भी हमारा बैलेंस शीट का पार्ट बन जाता है, जस्ट बिकॉज दिस इज आवर कैपिटल रिसीट। एक तरह से ये परमानेंट इनकम हो गई है, ठीक है, और स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो दैट विल गो टू द बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एंट्रेंस फीस। देखिए एंट्रेंस फीस में बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी या फिर बैलेंस शीट में जाएगी। देखिए अगर मैं स्कूल्स की बात करूं, कुछ स्कूल्स एडमिशन फीस, जिसको हम एंट्रेंस फीस भी बोल सकते हैं, एडमिशन फीस लेते हैं एनुअली, और कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, एडमिशन फीस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में लेते हैं। स्टार्टिंग में यानी कि जब आपने एडमिशन लिया तब एडमिशन फीस ली जाएगी, और उसके बाद एवरी ईयर वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस लेते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसिटी कि कोई इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस सिर्फ स्टार्टिंग में ही लेते हैं या फिर एनुअली लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम कि ये हर एक इंस्टीट्यूशन यानी कि हर एक एनजीओ की अपनी पॉलिसी होगी, ठीक है, कि वो एंट्रेंस फीस, एक मेंबर की एंट्रेंस फीस वो सिर्फ स्टार्टिंग में ले रहे हैं या फिर एवरी ईयर ले रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है कि इसको हमने मानना है कैपिटल रिसीट, ठीक है, तो ये चला जाएगा हमारा कहाँ पे, बैलेंस शीट में। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इसको रिवेन्यू रिसीट मानो, तो हम इसको कहाँ भेज देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखिए डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। इफ नथिंग मेंशन्ड देन इट विल गो टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यस, ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेज देंगे, यानी कि हम इसको रिवेन्यू आइटम का पार्ट मान लेंगे। ओके, किसका पार्ट मानेंगे, रिवेन्यू आइटम का, यानी कि ये रिवेन्यू आइटम्स की तरह आप इसको ट्रीट कर देंगे अगर कुछ भी मेंशन नहीं है किसके बारे में, एंट्रेंस फीस के बारे में। होप ये टर्म्स अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ये हमारी कुछ टर्म्स जो हमारी एनपीओ में यूज होंगी, और कुछ और टर्म्स भी बची हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। टिल देन आप इन टर्म्स को समझिए, इनको एनालाइज कीजिए और ध्यान से अपने माइंड में फिट कीजिए कि कौन सी टर्म यानी कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमें किस अकाउंट में या किस स्टेटमेंट, यानी कि बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ना, तो किस स्टेटमेंट में या फिर किस अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी या फिर बैलेंस शीट में जाएगी या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगी, क्या है ये, जस्ट एनालाइज, जस्ट थिंक अबाउट दैट। और यस, ये जानना मत भूलिएगा कि क्यों है ये, ठीक है,
क्योंकि जब आपके माइंड में रीजंस क्लियर होते हैं ना कि ये किस कारण से इस अकाउंट में आया है या किस कारण से बैलेंस शीट में हमने सेंड किया है, तो आपको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात है रीजन जरूर क्लियर कर लेना। अगर किसी भी आइटम का रीजन क्लियर ना हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, आई विल टेल यू, बट प्लीज क्लियर द रीजन सो डेट आपके कॉन्सेप्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो पाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, शेयर एंड लाइक दिस। थैंक यू।